नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों अभी का हमारा टॉपिक है टिप्स एंड टेक्निक्स टू अटेंड काउंसलिंग सो दैट यू कैन गेट अ गुड कॉलेज। क्या ऐसे टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे कि आपको बेटर से बेटर कॉलेज मिल सकता है? देखिए, किसी टिप और टेक्निक से, सिर्फ टिप्स और टेक्निक से अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता, ये बात फैक्ट है। क्योंकि मार्क्स अगर आपके अच्छे नहीं है तो चाहे कितने भी ट्रिक्स आप अपना लीजिए, आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, एक एवरेज मार्क्स हैं, और आप काउंसलिंग की जो प्लानिंग है या काउंसलिंग की जो स्ट्रेटेजी है उसको अगर आप अच्छे से अप्रोच करते हैं, अगर आप उसको अच्छे से प्लान करते हैं, तो ये ज़रूर है कि आपको एवरेज मार्क्स पे एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। सिर्फ ट्रिक से आपको नहीं मिल सकता, बट ट्रिक से या टेक्निक से या टिप से आप थोड़ा बेटर कर सकते हैं, ये चीज़ है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें, जो आपकी काउंसलिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आप पेड गाइडेंस लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक प्रॉपर गाइड करते हैं, सारा डेटा प्रोवाइड करते हैं, और आपकी काउंसलिंग के लिए सारी हेल्पफुल चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपकी काउंसलिंग स्मूथ हो जाए। अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि क्या ऐसे ट्रिक्स हैं या क्या ऐसे टिप्स हैं जिससे कि हम काउंसलिंग को स्मूथ बना सकते हैं, या उसको हम अपने लिए जो है हम एवरेज मार्क्स पे भी बेस्ट कॉलेज ले सकते हैं या देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है। हर कैंडिडेट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। किसी की रिक्वायरमेंट जो है उसकी प्रायोरिटी में फीस है, बजट है। तो मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो जब हमारे पास आते हैं पेड गाइडेंस लेने के लिए, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं सर से अभी कह दूंगा कि सर मेरा बजट इतना है, तो वो इतने ही बजट का कॉलेज मुझे अलॉट करवा देंगे। तो इसीलिए वो स्टार्टिंग में राउंड वन में या स्टार्टिंग में हमसे कहते हैं कि सर हमारा बजट बिल्कुल भी नहीं है, हम पर ईयर 15 लाख रुपए तक फीस अफोर्ड कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट, जब उनको 15 लाख की फीस में सीट नहीं मिलता है तो सेकेंड राउंड में वो 15 से 20 पे आते हैं, एंड मॉपअप राउंड तक जाते जाते वो 40 लाख पे आ जाते हैं। तो देखिए, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो भी आपका बजट है, क्योंकि किसी भी काउंसलर का या कोई भी जो आपको गाइड कर रहा है वो बस आपको प्रोसेस में गाइड कर रहा है। सब कुछ आपके सामने ही होगा, हर चीज आपके सामने होगा, वो बस आपको प्रोसेस में गाइड कर रहा है। जो जानकारी आपके पास नहीं है वो जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि आपकी काउंसलिंग स्मूथ हो। वो कोई जादू या ट्रिक नहीं करेगा जिससे कि आपको सीट अलॉट हो। सीट अलॉट आपके रैंक और मार्क्स पे ही होगा। वो बस आपको इस चीज का बेनिफिट देगा कि बहुत सारे स्टूडेंट को जिनके पास जानकारी नहीं है, वो जानकारी आपको प्रोवाइड करके आपको कई सारे स्टूडेंट से ऊपर लेके चला जाएगा काउंसलिंग में। मान लेते हैं किसी स्टूडेंट को बिहार के कॉलेज के बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, और वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि वो बिहार जाना चाहता है एमडीएमएस करने के लिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आपको अगर इस बात का पता चले कि बिहार में जो कॉलेज है उसकी ओपीडी गवर्नमेंट की ओपीडी की तरह है या उससे भी ज्यादा है, स्टाइपेंड इतना अच्छा है, लोकेशन बहुत खास नहीं है, बट कॉलेज की रेप्यूटेशन बहुत ही बढ़िया है, ओपीडी बहुत बढ़िया है, बॉन्ड नहीं है, स्टाइपेंड बहुत बढ़िया है, और आप वहाँ की काउंसलिंग करते हैं, और कम मार्क्स पे या इतना अच्छा रैंक ना होने के बावजूद अगर आपको एक अच्छी सीट मिल जाती है, वहीं पे एक स्टूडेंट जो आपका फ्रेंड है, उसके रैंक उसके मार्क्स आपसे बेटर हैं, बट लोकेशन की वजह से उसने वो कॉलेज सेलेक्ट नहीं किया, और आपसे डबल पैसे या ट्रिपल पैसे दे करके वो सीट उठा रहा है, तो दोनों में फर्क हो गया, बहुत फर्क हो गया। काउंसलिंग के अप्रोच में फर्क हो गया, ट्रिक एंड टेक्निक्स में और टिप्स में फर्क हो गया। तो ये जो है ये काम है एक काउंसलर का, ये काम है जिससे भी आप जुड़ेंगे कि वो आपको बताए हर जगह के बारे में, और फिर आप खुद अपने लेवल पे उस पर रिसर्च करो, और फिर अगर आपको समझ में आता है तो आप उस तरीके को अपना के आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो भी आपका बजट है वो पहले ही डिसाइड कर लीजिए। राउंड टू राउंड आप उसको इंक्रीज मत करिए, पहले ही डिसाइड कर लीजिए दिस इज माय मैक्सिमम बजट, बट यस, इन फर्स्ट राउंड आई विल नॉट गो टिल दिस बजट। ये आप अच्छे से अपने दिमाग में प्लान कर लीजिए कि मेरा बजट 10 लाख है, 5 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है। या अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग कर रहे हैं तो आप अपने पहले ही दिमाग में सोच लीजिए कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो लूंगा। मान लेते हैं कि आप मेडिसिन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो मेडिसिन एमडी मिलता है, तो अगर नहीं मिला मेडिसिन एमडी तो मैं ये साल ड्रॉप कर दूंगा।
उसी डिसीजन पे अगर आप लास्ट तक टिके हुए हैं तो बात अलग है। अदरवाइज अगर मॉपअप या स्ट्रे मॉपअप में जाकर के आप सोचते हैं कि नहीं मुझे अगर सर्जरी भी मिले तो मैं ले लूंगा, तो वो फुलिशनेस है, क्योंकि राउंड वन में अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सर्जरी का बेस्ट कॉलेज मिलता आपको। अब मॉपअप राउंड में आकर के आप सोच रहे हैं तो जो छटे हुए ऑप्शंस बचे हैं उनमें से आपको सीट मिलेगा। तो आप अपनी चॉइसेस, अपना बजट, ये दोनों चीज पहले तय करिए कि ये चॉइसेस हैं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी है, ये थर्ड प्रायोरिटी। प्रायोरिटी रिजल्ट के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए कि अरे मुझे राउंड वन में कुछ मिला नहीं, अब क्या करूं, राउंड टू में अभी भी कुछ नहीं मिला, ठीक है मैं अब अपनी प्रायोरिटी चेंज कर लेता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेशक ये आप देखिए कि हाँ ठीक है राउंड वन में मिला, मैं छोड़ देता हूं, कोई बात नहीं राउंड टू में ले लूंगा, आप इस तरीके, बट पहले से ही आपको तय होना चाहिए ये मेरा फाइनल बजट है, ये मेरी प्रायोरिटीज है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये, और उस तरीके से फिर अपनी प्लान आप अपने प्लान को आप बनाएंगे तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो सबसे पहला टिप तो ये है कि आप अपनी प्रायोरिटीज और अपना बजट ये पहले सेट करिए। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग कर रहे हैं तो आप अपनी प्रायोरिटी के साथ साथ क्या आप डीएनबी के लिए भी जाएंगे, क्या आप डिप्लोमा के लिए भी जाएंगे, और डीएनबी और डिप्लोमा के लिए आप जाएंगे तो किन किन हॉस्पिटल्स के लिए जाएंगे, कितने बेडेड हॉस्पिटल्स तक के लिए जाएंगे, ये आप पहले से तय कर लें। ये जो अभी आपके पास समय है, अभी काउंसलिंग से पहले 3-4 महीने का, इस काउंसलिंग इस समय में आप इन सारी चीजों को करें, जिससे कि आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। आप बहुत सारी चीजों को शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे कि हाँ ठीक है अगर इस कॉलेज तक मुझे मेडिसिन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं पीड्स ले लूंगा, इस कॉलेज तक मुझे पीड्स मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ये ब्रांच ले लूंगा, या फिर नहीं मुझे बिल्कुल ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अगर एमडी नहीं मिलता है तो मैं डीएनबी ले लूंगा, और डीएनबी अगर मुझे नहीं मिलता है तो मैं प्राइवेट की तरफ जाऊंगा, तो ये लो बजट प्राइवेट में देखूंगा। तो इस तरीके से ये प्लानिंग आपकी पहले हो जानी चाहिए। दूसरा ये है कि जब भी आप काउंसलिंग में जाते हैं तो आप बैकअप प्लान्स लेके चलिए। बैकअप प्लान्स इन द सेंस ये है कि आप राउंड वन प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर करिए, जितना करना चाहते हैं, 1 स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट, आप जितना एक्सप्लोर करना चाहते हैं एक्सप्लोर करिए, बट राउंड टू की काउंसलिंग को बहुत सीरियसली करिए। राउंड टू की जो काउंसलिंग है वो बहुत डिसाइडिंग है, बहुत ज्यादा डिसाइडिंग है, मैक्सिमम सीट्स उठ जाती हैं राउंड टू में। तो राउंड टू की काउंसलिंग को बहुत ज्यादा डिसाइसिव होकर के करिए, अच्छे से स्टडी करके करिए, और कोशिश करिए कि राउंड टू में ही आप अपनी सीट रिजर्व कर लें, राउंड टू से आगे आपको ना जाना पड़े। और अगर बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है आप अपने कोर्स को लेकर के और अपने डिपार्टमेंट को लेकर के, तो आप मॉपअप राउंड तक भी जाइए, बट बैकअप ऑप्शंस लेकर के, या फिर ये सोच के कि ठीक है मुझे नहीं मिला मॉपअप राउंड में, इट्स फाइन, इट्स ओके, मैं नेक्स्ट ईयर के प्रिपरेशन में जाऊंगा। अगर आप मेंटली इस चीज को लेकर के प्रिपेयर्ड हैं तभी आप मॉपअप और स्ट्रे मॉपअप राउंड में बिना बैकअप के जाइए, अदरवाइज ब्रांच का बैकअप आपको मॉपअप में लेकर के जाना ही पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो बहुत जरूरी है ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट्स, कई बार ऐसा देखा गया है कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। जब स्टूडेंट स्टार्टिंग में फॉर्म फिल कर देते हैं, वहाँ पे ईडब्ल्यूएस मेंशन कर दिया उन्होंने, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में काउंसलिंग कर ली, सीट अलॉट हो गया ईडब्ल्यूएस में, बट उनके पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो पुराना है। जब वो वहाँ पहुंचे रिपोर्टिंग के लिए तो उन्होंने बोला कि ये तो आपका पुराना सर्टिफिकेट है, इस पे होगा ही नहीं, और आपकी जो सीट आपको अलॉट हुई थी वो आपके हाथ से चली गई। इस तरह की गलती होती है तो बहुत ज्यादा बाद में जो है रिपेंट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि एक छोटी सी गलती की वजह से मेरे हाथ से सीट चली गई। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कास्ट कैटेगरी के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो अपडेटेड हैं कि नहीं। वो अगर उसको अपडेट करना है तो उसको समय से अपडेट कर लीजिए। जैसे ओबीसी हो गया या ईडब्ल्यूएस हो गया, जो इनकम से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स होते हैं वो हर साल रिन्यू होते हैं, तो वो देख लीजिए कि आपका वो रिन्यूड है कि नहीं, और नहीं है तो अभी समय है उसे आप रिन्यू करवा लीजिए। इससे अलग आप जितने भी वेबसाइट्स हैं, जो भी अलर्ट्स हैं, जो नोटिफिकेशंस हैं, या फिर जो लो बजट ऑप्शंस हैं पूरे भारत में, या फिर आप ये भी देखिए कि अगर बजट थोड़ा ज्यादा भी है बट स्टाइपेंड ज्यादा मिल रहा है, सपोज किसी कॉलेज की फीस 20 लाख है, किसी कॉलेज की फीस 15 लाख है, 20 लाख वाले कॉलेज का स्टाइपेंड भी बहुत ज्यादा है और कॉलेज भी अच्छा है, 15 लाख वाली फीस वाला जो कॉलेज है वो एवरेज है और स्टाइपेंड कम है, तो बेटर है कि 20 लाख वाली फीस का जो कॉलेज है वो लिया जाए, क्योंकि बात तो बराबर ही है दोनों में। अगर हमें स्टाइपेंड ज्यादा मिल रहा है
तो वो 5 लाख तो कवर हो ही जाएगा, नहीं 5 लाख तो 3 लाख कवर हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट हमने एक अच्छा कॉलेज चूज किया। इसलिए जरूरी है कि आप सारे स्टेट को अच्छे से स्टडी करें, जहां जहां पे आप काउंसलिंग करना चाहते हैं। लास्ट ईयर के प्रोस्पेक्टस को देखें, या अगर आप किसी काउंसलर से जुड़े हुए हैं या आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम आपको इन सारी चीजों में जरूर हेल्प करेंगे, जिससे कि आपकी काउंसलिंग स्मूथ हो। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे कि आपकी काउंसलिंग स्मूथ हो सकती है। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग को लेकर के भ्रम फैलाया जाता है कि आप उन्हीं कॉलेजेस को डालिए जिसमें आपको सीट लेना है, या जिसमें आपको सीट मिल रहा है उसको ऊपर डालिए, टॉप कॉलेजेस को नीचे डालिए। ऐसा नहीं है। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो इंपॉर्टेंट इस मायने में है कि आप बेस्ट टू वर्स्ट आइए। चाहे आपको बेस्ट में सीट मिले चाहे ना मिले, उसको आप ऊपर ही रखेंगे, आप बेस्ट टू वर्स्ट आएंगे। चॉइस फिलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्स्ट को ऊपर रख देंगे, तो बेस्ट में अगर आपको सीट मिल भी रहा होगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तो उसे चॉइस में ही नहीं रखा, और रखा भी तो नीचे रखा, सिस्टम तो वहां तक जाएगा ही नहीं। तो इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चॉइस को कॉलेज चॉइस में डाल दिया है, सीट अलॉट हो गया, और आप सेकेंड राउंड में हैं या मॉपअप राउंड में हैं, तो आपकी सिक्योरिटी फीस फॉरफिट हो जाएगी। किसी किसी स्टेट की काउंसलिंग से आप बाहर हो सकते हैं। तो इन बातों का बहुत ध्यान देना जरूरी है। अलर्ट रहिए, अपडेटेड रहिए, और काउंसलिंग को अच्छे से अप्रोच करिए, तो जरूर एक अच्छी सीट आपको एक अच्छी कॉलेज में मिलेगी। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस की फीस बहुत कम होती है, कहीं 14 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 11 लाख, 13 लाख। आपको लगेगा कि जैसे यूपी के माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, मेजर क्लिनिकल ब्रांच की फीस 35 लाख, 40 लाख है, बट लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस की फीस 18 लाख, 20 लाख है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि अच्छा, एरा मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया की फीस 18 लाख रुपए है। वहाँ पे बहुत सारी सर्जरीज होती हैं। एनेस्थीसिया के लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज है। 18 लाख रुपए फीस कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है, आप ले सकते हैं। हिमालयन में एनेस्थीसिया की फीस बहुत कम। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें कि लोअर क्लिनिकल ब्रांच की फीस बहुत कम है। अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड है, तो डेफिनेटली आप उन कॉलेजेस के लिए जाइए, और वहां पे आप हर कॉलेज की फीस को स्टडी करिए और फिर काउंसलिंग में अप्रोच करिए। ये कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो आपकी काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। अगर आपको पेड काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, तो दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, और आप काउंसलिंग में जो है हम आपको प्रॉपर हेल्प करते हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर के सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक। इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोज लाते रहेंगे। नमस्कार।